सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम किसके लिए? मोशन के लिए, गति के लिए। इसके बारे में समझिए। द लिंक बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बोल रहा है कि फोर्स एंड मोमेंटम के बीच जो लिंक होता है उसी को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं कि फोर्स एंड मोमेंटम के बीच जो लिंक होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोमेंटम का हम बताए थे, इसको हिंदी में संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? और संवेग का हम बहुत अच्छे से समझाए थे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity of a moving body, the product of mass and velocity of a moving body is known as momentum। मतलब किसी गतिशील वस्तु का जो मास होगा और जो वेलोसिटी होगा, मतलब जिस स्पीड से जाएगा, वही दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी के सभी बात हम क्लियर किए थे, है ना? समझिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति के दूसरे नियम के अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। बोल रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, हो रहा है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम के रेट में जो चेंजिंग आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मतलब जितना फोर्स आप लगाए हैं उसको अप्लाइड फोर्स करते हैं। जितना फोर्स आप लगाए हैं या लगा रहे हैं वही आपका क्या कहलाता है? अप्लाइड फोर्स, है ना? समझिए, लिखा हुआ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका साइन है बाबू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो साइन है, ऐसे जो कटपुट का साइन दिए हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा? आपको पढ़ाए थे शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, और फाइनल वेलोसिटी को V से। बताए थे हम मोशन जिस समय पढ़ा रहे थे, उसी समय बताए थे हम, सब क्लियर किए थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ये सब बताए थे उस समय, है ना? समझिए, तो चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब क्या? mv माइनस mu बटा टाइम टेकन यानी t। m का मतलब मास, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, है ना? अब देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन ले लिए तो क्या बच गया अंदर? v माइनस q बटा t, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m into v minus q by t, ठीक है? आगे देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एक संबंध बताता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में क्या होता है? संबंध। फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में क्या होता है? संबंध। एक्सेलरेशन का है द रेट ऑफ चेंज इन velocity, the rate of change in velocity is known as acceleration। मतलब वेलोसिटी में जिस रेट से चेंजिंग आता है वही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। फिर से बोल रहे हैं, वेलोसिटी में यानी वेग में जिस रेट से परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, वही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, है ना? आगे देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन also gives a method of measuring the force in terms of mass and acceleration।
हो रहा है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एक और संबंध बताता है, क्या? मेजरिंग द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये बताता है कि फोर्स जो होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, फोर्स जो होगा वो मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो कौन सा नियम बताता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? जो फोर्स होगा वो मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो आप जानते हैं कि जिस साइड में ए है वो साइड कहाँ चला जाएगा? नीचे। और जिस साइड नहीं है वो कहाँ जाएगा? यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। ठीक है, अब बताइए मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, मास को एम से, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। इससे पहले याद कीजिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ाया गया है। कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब बताया है। स्केलर क्वांटिटी कल भी हम थोड़ा सा बताए थे कि जिसके पास एक फोर्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा? स्केलर। और जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? ये सब ध्यान में रखते रहना, ध्यान में रखिएगा, तभी आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होगा, या आपका क्लियर नहीं होगा। समझिए, जैसे कुछ एग्जांपल से समझिए कि क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग अ फर्स्ट क्रिकेट बॉल्स। जैसे हम कोई सामान आपको फेंके ऐसे, जो क्रिकेट खेलता है उसको पता है कि जो बॉल आप लोग पकड़ते हैं ऐसे करके, तो हाथ को पहले कहाँ खींचते हैं? हल्का पीछे खींचते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम क्या बताए थे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम बताए थे। तो क्रिकेट में जो बॉल पकड़ता है लोग, तो अगर तेज बॉल आप फेंक रहे हैं तेज, तो देखिएगा जो फील्डर होगा तो जब कैच करेगा तो हाथ को पहले कहाँ खींचेगा? पीछे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका स्पीड भी कम होगा और उसका मास भी क्या हो जाएगा? हल्का मास कैसे कम होगा? मास इनटू वेलोसिटी। बताइए कि हमको कोई उठा के फेंक दे तो क्या हमारा मास कम हो जाएगा? नहीं, सोच के देखिए, मास कम होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम दूर फेंकाएंगे, जैसे जैसे दूर, वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? कम होगा। तो जब स्पीड कम हो जाएगा तो सामने वाला इंसान अगर हमको पकड़ेगा तो उसको चोट कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? हम लगेगा। हम यहाँ से जब अचानक गिर जाए इस पे, आगे वाला बेंच पे, आगे वाला बेंच पे जो बैठा है उसको नाक तो टूट जाएगा। और सपोज मान लो पीछे यहाँ से रगड़ाते रगड़ाते हम कहाँ जाएंगे? पीछे। उसको ज़्यादा चोट लगेगा कि कम लगेगा? उसको कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वेलोसिटी कम हो जाएगा तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। वेलोसिटी जब कम हो जाएगा तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो क्यों खींचना है समझ में आया? मोमेंटम को कम करने के लिए। इसको कम करने के लिए मोमेंटम को कम। आगे द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। दूसरा एग्जांपल, आजकल जितना भी कार आता है उसमें सीट बेल्ट दिया हुआ है ताकि कार अगर अचानक से ब्रेक ले तो आगे क्यों रखते कहिए? क्योंकि कल भी हम समझाए थे, याद करो, बस वाला एग्जांपल दिए थे कल, दिए थे कि अचानक से अगर बस ब्रेक मार दे तो सब आगे क्यों फेंका जाते हो? क्यों? क्योंकि जब बस ब्रेक मारा तो बस का जो सरफेस है उस पर तुम्हारा पैर क्या है? रखा हुआ है। तो पैर जो है तुम्हारा मोशन में आ जाएगा और ये सब किसमें रहेगा? निचला हिस्सा तुम्हारा
ऊपरी हिस्सा किस में आ गया है, रेस्ट में, और निचला हिस्सा आगे की ओर बढ़ना चाहेगा और ऊपरी हिस्सा बढ़ ही नहीं रहा है, अनबैलेंस में हो जाएगा तुम्हारा बॉडी, गिर जाओगे। क्या हो जाओगे, लगता होगा बस में ट्रेन में लोग गिर जाता है, नहीं पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कल भी बताएगा सेम चीज सीट बेल्ट वाला, अचानक से कार वाला क्या मारेगा, ब्रेक मारेगा, तुम आगे की ओर फेंका जाओगे, इसीलिए उसमें क्या लगा हुआ है, सीट बेल्ट लगा हुआ, क्योंकि सीट बेल्ट तुम्हारा मोमेंटम क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, ऐसे तुम जाओगे तो सीट बेल्ट में भी ऐसे होगा, कम जाओगे, सीट बेल्ट काफी मजबूत होता है तो तुम्हारा मोमेंटम क्या कर देगा, कम कर देगा, और मोमेंटम कम कर देगा तो मान लो सपोज हल्का आगे ऐसे फेंका दिया, चोट नहीं लगेगा, ऐसे तो फेंकाता नहीं है सीट बेल्ट में, लेकिन रेयर जैसे मान लो ऐसे फेंका दिए तो चोटवा क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आया, तो दिक्कत है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ गए, तो दिक्कत